Okay, good morning all. वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स। और ये साइंस का लेक्चर है जो चैप्टर 1 हम आज देखने वाले हैं, गति के नियम। उसमें कौन से टॉपिक्स जो है हम कवर करने वाले हैं वो है आलेख का निरीक्षण तथा गति संबंधी समीकरण। ठीक है, तो जैसे गति जब बोला जाता है तो हमें कौन सी चीज़ें ध्यान में आती हैं। जैसे गति के नियम है या गति है या मोशन है, तो हमें कौन सी चीज़ें जो है बेसिक हमको पता होना चाहिए। वो है जैसे कि विस्थापन, दूरी, त्वरण और जो गति के समीकरण है। ठीक है, तो गति के समीकरण और आलेख तो हम अभी देखने ही वाले हैं, इसमें टॉपिक में कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो है, जो बेसिक चीज़ें हमको समझ में आनी चाहिए वो है विस्थापन, दूरी, चाल, वेग किसे कहते हैं, तो ये तो आप पहले से ही जानते हैं। दूरी का अर्थ है दो बिंदुओं के बीच गतिशील रहने पर पिंड द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तय किया गया पथ। बराबर। और विस्थापन का क्या अर्थ है, तो विस्थापन का अर्थ है गतिशीलता के प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे कम दूरी। ठीक है, और जैसे कि हम जानते हैं कि किसी पिंड का विस्थापन शून्य होने पर भी पिंड द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तय की गई दूरी शून्य नहीं हो सकती। अब जैसे कि चाल किसे कहते हैं, तो चाल आप जानते हो कि किसी भी पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे लगा हुआ कुल समय, ये चाल हो गया। और वेग किसे कहते हैं, तो वेग जो है कि विस्थापन बटे समय। अभी हमने देखा कि दूरी और विस्थापन किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि दूरी जो है अदिश राशि है, विस्थापन जो है वो सदिश राशि है। ठीक है, और चाल और वेग की जो इकाइयां हैं वो बिल्कुल समान है। उनकी एसआई प्रणाली में इकाई मीटर पर सेकेंड है, सीजीएस प्रणाली में इकाई सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो ये हो गई बेसिक जानकारी। अब जो है त्वरण, त्वरण जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के बारे में जो है हम, इसी के ऊपर हमारे बाकी के जो चीज़ें हैं वो बेस्ड है। जैसे त्वरण हम जानते हैं कि वेग में परिवर्तन बटे समय। अब वेग में परिवर्तन मतलब यदि प्रारंभिक वेग u है और t समय के पश्चात बदलकर अंतिम वेग v हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइड बाय समय, और वो हो जाता है इक्वल टू त्वरण, जिसको हम त्वरण को दिखाते हैं a से। अंतिम वेग है v, प्रारंभिक वेग है u और डिवाइड बाय समय। ठीक है, अब जैसे कि बचपन में जो हम सभी जो हैं फिसल पट्टी पर बहुत बार खेले होंगे, स्लाइडिंग जिसे कहते हैं। अब उस पे खेलते समय प्रारंभ का वेग जो है कम होता है, तो बीच में जब आप देखते हो, जब स्लाइडिंग के बिल्कुल बीचों बीच जब आप आते हो तो वेग बढ़ा हुआ रहता है, और अंत में जो है वो एकदम कम होकर शून्य हो जाता है। तो हमें पता चलता है कि ये जो वेग परिवर्तन की दर है, इसी को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, आपको आई होप आपको समझ में आया है त्वरण क्या है, वेग परिवर्तन की दर, यानी कि वेग में परिवर्तन बटे समय। अब आलेख का निरीक्षण। अब आलेख जो है वो हम पहले से जो करते आ रहे हैं, जिसमें जो है छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं और हम उसमें दो एक्सेस बनाए जाते हैं। आप जानते हो वाई एक्सेस होता है, एक्स एक्सेस होता है। ठीक है, तो वाई एक्सेस पे हम कोई एक मेजरमेंट लेते हैं, यूनिट पैमाना लेते हैं, एक्स एक्सेस पे कोई दूसरा पैमाना लेते हैं, कुछ इस तरह से। देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप वाई एक्सिस देख रहे हो जो है कि वर्टिकल है, एक्स एक्सिस आप देख रहे हो जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। आप देख सकते हो कि वाई एक्सिस पे यहाँ पे दूरी यानी कि मीटर लिया गया है, और एक्स एक्सिस पे यहाँ पे समय यानी कि सेकेंड्स में जो है मेजरमेंट लिया गया है। अब इसका पैमाना जो है, एक्स एक्सिस आप देखो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 है, और 1 सेंटीमीटर लिया गया है इसको यहाँ से यहाँ तक, जिसको है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर लिया गया है, यहाँ पे 20, 40, 60। तो ये जो है हमारा जो है फिक्स है। अब यहाँ पे जो आलेख बनाने वाले हैं हम लोग, वो है एक समान गति के लिए दूरी और समय का आलेख। दूरी और समय, इसका आलेख हम बताने वाले हैं। नीचे दी गई यहाँ पर एक तालिका भी है, यानी कि यहाँ पर एक टेबल है, टैबुलर कॉलम है, जहाँ पे गाड़ी जो चल रही है उसके द्वारा निश्चित समय में तय की गई दूरी है।
तो तालिका के अनुसार जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर लेकर जो है अक्ष लेकर जो आकृति का आलेख बनाना है, और दूरी और समय के बीच जो समानुपात का संबंध है वो आलेख से हमको स्पष्ट होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे जितना हमको 0 सेकेंड है तो 0 है, 10 है तो 15 है। अब जैसे हम यहाँ पर इसको टैबुलर फॉर्म में बनाने की कोशिश करें, आलेख बनाने की कोशिश करें, तो ये जो 10 है, जहाँ पर 10 है और यहाँ पर 15 है, ठीक है, तो ये जो है ये 10 और ये लगभग 20 का हाफ अगर आप करो तो ये 10, यानी कि समवेयर यहाँ पर जो है आपको बिंदु मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो 20 है, 20 और 30, तो 20 ये रहा आपका, और 20 और 40 के बीच में 30, तो ये यहाँ पर समवेयर बनेगा पॉइंट आपका। फिर एक्स एक्सिस पे आपने 30 लिया है, जो 30 है तो 45 दूरी है, तो 30 है तो ये रहा आपका 40 और 45 समवेयर इधर बनेगा। ठीक है, वैसे ही 40 सेकेंड्स के ऊपर आपको 60 बनाना है, तो 40 सेकेंड्स पे यहाँ पर आ रहा है आपको 60। ओके, फिर यहाँ पर 50 में जो है 75, 50 पे जो है ये 75 इस तरह से है। फिर 60 पे 90 है, 60 पे अगर आप देखो तो ये रहा 80 और ये रहा 90, कुछ इस तरह से है। 70 पे 105, 70 आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर 100 है और यहाँ पे कंपेयर 105, तो यहीं पर होगा। ओके, अब आप देखोगे तो ये जो टैबुलर कॉलम, ये जो आलेख बना हुआ है, ये आलेख जो है आप देखोगे कि एक समान गति में पिंड समान समयावधि में समान दूरी तय करता है। बराबर, ये आलेख आपका कुछ इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट वाले स्लाइड में हम लोग देखते हैं। ये देखो कुछ इस तरह से बनेगा। ये सारे ड्राइंग्स क्लियर की मैंने। अब आप देखो ये आलेख जब आप बनाओगे तो आपको सभी बिंदुओं से एक रेखा खींचनी है जो 0 पे भी मिल रही है। तो आप देखोगे कि सभी के सभी बिंदु जो है वो एक सरल रेखा से पार होते हैं। बराबर, जैसे आपका टैबुलर कॉलम था, 10 पे 15, 20 पे 30, 30 पे 45, 40 पे 60, 50 पे 75। तो जब हमने सरल रेखा खींची तो हमको जो है एक इन सभी बिंदुओं से होते हुए एक रेखा खींची, तो हमको वो सरल रेखा मिल रही है। इसका मतलब हमको क्या मिल रहा है, हमको ये समझ में आ रहा है कि एक समान गति में पिंड समान समयावधि में समान दूरी तय करता है। यह दूरी समय आलेख की सरल रेखा को दर्शाती है। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? ये हमने क्या देखा था? ये हमने देखा था समान, एक समान गति अगर हो रही है, एक समान अगर गति हो रही है पिंड में, गाड़ी में, कार में, तो जो दूरी और समय का आलेख है वो एक सरल रेखा होता है। लेकिन अगर असमान गति है, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। हम अब किसकी बात कर रहे हैं? असमान गति के लिए दूरी और समय आलेख हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, असमान गति के लिए। तो अब हमको सेम स्ट्रक्चर करना है। हमने क्या करना है यहाँ पर जो है, सेम हमको बिल्कुल वैसे ही वाई एक्सिस, देखो यहाँ पर जो है हमको ये वाई एक्सिस लेना है। यहाँ पर हमने खींचा वाई एक्सिस, फिर यहाँ पर हम लेंगे इसको एक्स एक्सिस और यहाँ पर हम लेंगे एक्स एक्सिस। अब इसके बाद जो है ये देखो यहाँ पर हो गया वाई एक्सिस और यहाँ पर जो हुआ वो एक्स एक्सिस। उसके बाद हमको सेम वही प्रोसीजर करना है। जैसे यहाँ पे ये जो है समय, समय को हमको एक्स एक्सिस पे लेना है यहाँ पर, और उसके बाद दूरी को हमको वाई एक्सिस पे लेना है यहाँ पर। और बिल्कुल वैसे ही जैसे 0 पे 0 तो 5 पे 7, तो इस तरह से बिंदु हमको बनाते जाना है। तो जब हम ये आलेख यहाँ पर बनाएंगे तो हमें क्या समझ में आएगा, देखते हैं आगे की स्लाइड में मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए किस तरह से आपका ग्राफ बन रहा है। ये देखा आपने कि किस तरह से आपका ग्राफ बन रहा है। इस ग्राफ में अब हमको क्या समझ में आया, पहले वाले ग्राफ में हमने देखा था कि दूरी और समय का आलेख जो है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन था जो 0 से होके जा रहा था। लेकिन यहाँ पर असमान गति के लिए जब मैंने सेम दूरी और समय, यहाँ पर देखो
यहाँ पर दूरी यानी डिस्टेंस, समय यानी कि टाइम का जब आलेख बनाने की कोशिश की तो वो एक सरल रेखा बिल्कुल भी नहीं है, कहीं पे स्लोप है, कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, बराबर है। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ समयानुसार दूरी में असमान परिवर्तन होता है, अतः यहाँ जो गति है वो गति क्या है, असमान गति है। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। अब जैसे एक समान गति के लिए वेग और समय का आलेख, पहले हम क्या कर रहे थे, दूरी और समय का आलेख हम देख रहे थे, अब हम क्या देख रहे हैं, वेग और समय का आलेख हम देख रहे हैं, बराबर। तो ये जो वेग और समय का आलेख है, इसमें आप देखिए फिर से सेम वही है। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पे वापस से जो है ये क्या है, ये वाई एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पर जो लिया गया है वो एक्स एक्सिस। ओके, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे जो है क्या लिया गया है, देखो वेग किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, और उसके बाद एक्स एक्सिस पे जो है समय आवर्स में। ओके, अब जो है यहाँ पर एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे के एक समान वेग से सतत रूप से गतिशील है। तो आप देखो ये जो वेग है वो 60 किलोमीटर, यहाँ पर आप देख सकते हो 60 किलोमीटर कांस्टेंट है, ठीक है, सतत रूप से गतिशील है। एक समान गति के लिए वेग और समय का परिवर्तन वेग समय आलेख है। अब यहाँ पर जो है रेलगाड़ी द्वारा 2 से 4 घंटे के बीच की दूरी कैसे तय की जाएगी, पहला क्वेश्चन, ये तो आलेख तो बना दिया गया है। अब 2 से 4 घंटे के बीच की दूरी कैसे तय की जाएगी, हम जानते हैं कि डिस्टेंस जो होता है वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। तो वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है, 60 सेकेंड्स, बराबर, और टाइम यहाँ पे कितना लिया गया है, ये 2 से 4 घंटे के बीच की दूरी कितने घंटे हो जाएगी, 2 घंटे हो जाएगी, बराबर। तो 60 गुणे 2 120 किलोमीटर, ठीक है। तो जो दूरी कितनी तय की गई है, वो 120 किलोमीटर दूरी तय की गई है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या 2 से 4 घंटे के बीच की घंटों के बीच रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी आकृति के एक चतुर्भुज के क्षेत्रफल से संबंध है। तो हाँ, यहाँ पे जो है इसका संबंध है, जैसे कि ये क्षेत्रफल आप देख रहे हो, ए बी से सी, सी डी, और अगेन ये जो क्षेत्रफल बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है, ये इसका जो है आ, ये जो है रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी है, और इसका जो चतुर्भुज है ए बी सी डी, उसका जो है संबंध है, जैसे डिस्टेंस कवर्ड, गाड़ी द्वारा कितना डिस्टेंस कवर्ड किया गया है, दैट इज एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कौन सा क्वाड्रिलेटरल है यहाँ पे, तो ये है ए बी सी डी। ये जो एरिया है, अगर हम इसको ज्ञात कर लेते हैं तो हमें कितनी दूरी तय की है वो पता चलेगी, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ हो गया अपना 60, वेलोसिटी जितना, और ब्रेथ यानी कि 2 घंटे, तो वापस से 120 किलोमीटर जो है एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात होगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, क्या त्वरण कितना होगा। तो यहाँ पे त्वरण आप जानते हो कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग होता है त्वरण का, लेकिन अंतिम वेग भी 60 है, प्रारंभिक वेग भी 60 है, तो जो त्वरण है यहाँ पे त्वरण नहीं है। सम ये आपको क्लियर हुआ, यहाँ पे त्वरण नहीं होगा। लेट मी क्लियर ऑल द ड्राइंग्स, जाते हैं हम नेक्स्ट स्लाइडिंग पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे एक समान त्वरित गति के लिए वेग और समय का आलेख है। अब यहाँ पर देखो, पहले जो पहला जो था वहां पे त्वरण नहीं था, यहाँ पर जो है त्वरण है, तो ये एक समान त्वरित गति है। यहाँ पे एक समान त्वरित गति, यानी कि जो वेग है, आप देखोगे यहाँ पर तो आपको ध्यान में आएगा कि इसका वेग कॉन्स्टेंटली रिपीटेडली रेगुलर इंटरवल में बढ़ रहा है। जैसे 0 से 8 का डिफरेंस है, फिर 8 से 16, ये भी 8 का डिफरेंस है, 16 से 24, 24 से 32, आप देखोगे तो ये 8 का पहाड़ा ही है। तो ये 8 8 के डिफरेंस से ये जो है मीटर पर सेकेंड से ये बढ़ते जा रहा है। तो ये जो है एक समान त्वरित गति है, और इसके लिए जो है अब बनाना है वेग और समय का आलेख। कौन सा आलेख बन रहा है बच्चों यहाँ पे,
वेग और समय का आलेख। वापस से आप देख सकते हो यहाँ पे वाई एक्सेस है, एक्स एक्सेस है। वाई एक्सेस पे आप देख रहे हो वेग जो है मीटर पर सेकंड के हिसाब से है, एक्स एक्सेस पे समय समय सेकंड्स के हिसाब से है। पैमाना आप देख सकते हो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर जो है 5 सेकेंड्स के हिसाब से है, और वेग का 1 सेंटीमीटर जो है वो 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। अब आप देखोगे कि यहाँ पर जितने पॉइंट्स बनेंगे, यानी कि 5 पे 8 ये वाला पॉइंट, फिर 10 पे 16 ये वाला पॉइंट, फिर 15 पे 24 ये पॉइंट, तो जितने पॉइंट्स बनेंगे अगर आप उससे रेखा खींचते हो तो वो भी एक सरल रेखा खींची जाती है। ठीक है, आगे स्लाइड्स में हम देखते हैं। इससे हमें क्या समझा है इस स्लाइड से कि निश्चित समयावधि में वेग में समान परिवर्तन होता है। जैसे आप देखो इसको, तो आपको इससे क्या समझ में आएगा कि निश्चित समयावधि में, यानी रेगुलर टाइम इंटरवल में 5, 10, 15, 20, 25, 35, 30 जो रेगुलर टाइम इंटरवल है, उस समयावधि में वेग में समान परिवर्तन होता है, और यह वेग त्वरित होता है, और त्वरण भी जो है वो एक समान है। यानी कि प्रत्येक 5 मिनट में जो वेग में परिवर्तन है वो कितना है, 8 मीटर पर सेकंड प्रत्येक 5 मिनट में। यहाँ से यहाँ 5 मिनट में 8 मीटर पर सेकंड से बढ़ जा रहा है, यहाँ से यहाँ में जो है 8 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है, 10 से 15 में 8 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है, 15 से 20 में 8 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है, 20 से 25 में 8 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ रहा है। और दूसरा पॉइंट जो हमको यहाँ इस आलेख को देख के समझ में आ रहा है वो है, सभी एक समान त्वरित गति के लिए वेग और समय आलेख जो है वो सरल रेखा है। आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल सरल रेखा में जा रहा है। ठीक है, दिख रहा है ये सरल रेखा। तो दूसरा पॉइंट हमको क्या समझ में आया है, दूसरा पॉइंट हमको ये समझ में आ रहा है कि सभी एक समान त्वरित गति के लिए जो वेग और समय आलेख जो है वो सरल रेखा में है। क्लियर हुआ आपको ये वाली चीज? ठीक है, तो हम ये ड्राइंग्स क्लियर करते हैं और आगे स्लाइड में बढ़ते हैं। और तीसरा पॉइंट जो है, असमान त्वरित गति के लिए वेग समय आलेख समय अनुसार त्वरण में होने वाले परिवर्तन के अनुसार किसी भी आकार का हो सकता है। अब गति संबंधी समीकरण जो हमारा दूसरा टॉपिक है जो हमें कवर करना है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, ये जो है हमको न्यूटन ने दिया है। साइंटिस्ट न्यूटन आप अच्छी तरह से पहचानते हैं कि न्यूटन ने पिंड की गति का अध्ययन किया और बाद में गति संबंधी 3 समीकरण का समुच्चय प्रतिपादित किया। एक रेखा में गतिशील पिंड के विस्थापन, वेग, त्वरण, समय, इन सभी में इन सभी में संबंध इन समीकरणों द्वारा स्थापित किया गया। अब एक पिंड प्रारंभ में u वेग से सरल रेखा में गतिशील है, और t, अब u देखो आप यहाँ पर, ये जो u है ये क्या है, प्रारंभ में u वेग से जो है, u वेग यानी कि ये कौन सा हो गया, प्रारंभिक वेग हो गया। ठीक है, और t समय के अंतर्गत त्वरण के कारण t यानी कि टाइम हो गया, a यानी कि त्वरण हो गया, के कारण वह अंतिम वेग v प्राप्त करता है। तो v कौन हो गया, v जो है वो अंतिम वेग हो गया। तो आई होप ये पहला वाला जो समीकरण है इसके सारे जो पॉइंट्स है वो आपको समझे। v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a जो है त्वरण, और t यानी समय। अब जो दूसरा समीकरण है वो s विस्थापन, ठीक है, तय की गई दूरी, ये हम निकाल सकते हैं इससे। विस्थापन बराबर ये u यानी कि प्रारंभिक वेग, t यानी कि समय, फिर a यानी कि त्वरण, फिर t यानी कि समय, फिर तीसरा है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v यानी कि अंतिम वेग, u यानी कि प्रारंभिक वेग, a यानी कि त्वरण, s यानी कि विस्थापन। ठीक है, तो ये हमारे 3 गति संबंधी समीकरण है जो वापस से अगर आप देखोगे तो वही सारी चीजें हैं। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ये अपना जो है एक्सेलरेशन हो गया, ये टाइम हो गया, टी फॉर, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट हो गया। सो सारी चीजें सेम है। वापस से जो मैंने पहले आपको बताया इसी को जो है फिर से एक बार डिस्क्राइब कर देती हूँ कि ये जो
वेरिएबल्स यूज किए हैं, उनके जो वैल्यूज हैं और उनका जो है इंटरप्रिटेशन, जैसे कि v फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है, u जो है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है, s जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट यानी कि विस्थापन, t टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट यानी कि समय, a जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण है। अब इन सभी को हमने क्या करना है, हमें आलेख द्वारा जो है इसको डेराइव करना है। तो वेग और समय संबंध का समीकरण यानी कि सबसे पहला वाला, तो आप इसको एक आलेख से ऐसे प्रस्थापित कर सकते हैं, जैसे कि एक समान त्वरित वेग से गतिमान पिंड के वेग में समयानुसार होने वाला परिवर्तन जो है वो इस आकृति में दिखाया है और आलेख की सहायता से दर्शाया है। पिंड आलेख के बिंदु डी, अब आप इन चीजों को समझो, अगर हम ये आलेख समझ जाते हैं तो हमको डेरिवेशन बहुत ही इजी हो जाएगा। पिंड आलेख के बिंदु डी आपको दिख रहा है, ये रहा बिंदु डी, ठीक है। तो बिंदु डी से गतिशील होता है, समयानुसार पिंड का वेग बढ़ता जाता है और टी, ये जो है यहाँ से यहाँ तक की लाइन जो है वो हमारी टी है। आप देखो इसको, यहाँ से यहाँ तक की लाइन जो है वो टी है, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको? आपको ये ध्यान देना है, ये जो O से E है वो T है, तो ये जो D से A है वो भी T होगा, क्योंकि आप इसको जो है चतुर्भुज आपको दिख रहा है, आयत दिख रहा है, तो C से B की जो दूरी होगी वो भी T होगी। ये तीन चीज आपको क्लियर हुई है। अब जो है आप देखो कि यहाँ पर पहले बताया गया कि O से D की दूरी जो है वो प्रारंभिक वेग है और O से V C तक की दूरी जो है वो अंतिम वेग है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पिंड का प्रारंभिक वेग OD, पिंड का अंतिम वेग OC, ठीक है। ये दो चीजें आपको दिख रही हैं। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर करूँ कि पिंड का प्रारंभिक वेग यानी कि ये जो दूरी है ये U है, तो ये जो AE की दूरी है वो भी U होगी। क्लियर हुआ आपको? क्लियर हुआ आपको? ये OU है और ये AE की दूरी जो है वो भी U है, और OV की जो दूरी है, OC तक जो दूरी है, अगर आप देखो तो वो यहाँ से जो OC की दूरी है ये V है, V। तो ये जो E से B की दूरी है ये भी V होगी। ये चीजें आपको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें आप अपने आप समझ जाओगे। अब आपको समझ में आया है एक समान त्वरित गति से गतिमान पिंड के वेग के समयानुसार होने वाले परिवर्तन में आप अगर आप देखो तो यहाँ से जो है पिंड डी तक पहुंचा है, डी से शुरू हो रहा है, गतिशील है, तो यहाँ पे इसकी प्रारंभिक जो इसका वेग है वो u है। फिर यहाँ से जो है वो समयानुसार पिंड का वेग बढ़ रहा है और पिंड का अंतिम वेग यानी OC जो है वो v है, ठीक है। और ये v है तो इसके सामने वाला जो चतुर्भुज है वो भी v होगा। ये u है ब्लू लाइन वाला, तो ये AE जो है वो भी u होगा। अब हम इसको डेरिवेशन पे आते हैं। अब जैसे बिंदु B से y अक्ष के समांतर रेखा खींचा है, ये सारी रेखाएं समांतर खींची हैं जो आपको यहाँ पे दिख रही है। अब हम स्टार्ट करते हैं त्वरण से। तो त्वरण का अर्थ है कि पिंड का अंतिम वेग माइनस पिंड का प्रारंभिक वेग डिवाइड बाय समय। तो पिंड का अंतिम वेग क्या है? OC, ये जो येलो कलर की लाइन मैंने बनाई है OC, OC माइनस क्या होना चाहिए? ओ OD, यानी कि जो ब्लू कलर की लाइन बनाई है, तो येलो में से ब्लू निकल गया, तो आपके पास क्या बचा? CD बचा, दिख रहा है यहाँ पे CD, ठीक है। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग CD, ये OC माइनस OD, ये हो गया CD और त्वरण A इंटू टी, तो CD मतलब कितना हुआ? CD इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको मिला CD इज इक्वल टू AD। ये क्लियर हुआ आपको? अब यहाँ पर जो है हम लिख के लेते हैं कि CD बराबर कितना है। ये जो CD का डिस्टेंस है वो है A और T। क्लियर हुआ? ये AT, फाइन।
अब जो है नेक्स्ट इस पे हम आते हैं। आलेख के अनुसार अभी आप देख सकते हो कि V, कैपिटल V, यानी कि ये जो येलो लाइन है वो दो पार्ट में डिवाइड हो सकती है। U यानी कि OD प्लस CD दिख रहा है यहाँ पे, OD प्लस CD। तो V जो है CD, अभी हमने निकाला ना CD बराबर AT होता है, तो CD की जगह हमने लिखा है AT और OD लाइन जो है वो उसका वैल्यू है U, हमने पहले ही बताया। तो हमको मिल गया ये आंसर जो हमको डेरिवेशन चाहिए था। कितना इजीली मिला देखो, हमको फाइनल वैल्यू अपनी पहली जो वेग और गति संबंधी नियम है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये गति संबंधी पहला नियम हमको बहुत ही आसानी से मिला। ठीक है, आई होप आपको ये समझा है। दूसरा हम देखते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में। ये विस्थापन समय संबंधी समीकरण। अब यहाँ पर भी सेम ही हमको जो है डायग्राम हमको यूज करना है। और ये वाला तो अब जैसे कि आपने पहला वाला निकाल लिया है तो दूसरा वाला आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो, माना किसी पिंड ने एक समान त्वरण a के अनुसार समय t में दूरी s तय की, तो आकृति के अनुसार वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो है वो चतुर्भुज DOEB के क्षेत्रफल द्वारा ज्ञात की जा सकती है। अब यहाँ पे DOEB ये एक चतुर्भुज है, आपको दिख रहा है। इस चतुर्भुज में आपको OU, ये जो है, ये जो OU है, ठीक है, और BE जो है ये क्या है, समांतर है, बराबर है, समांतर दिख रहा है। और यहाँ पे जो OE है इसका वैल्यू कितना है T, आप जानते हो। OD का वैल्यू कितना है U, आप जानते हैं, ठीक है। और BE का वैल्यू कितना है V, ये भी हम जानते हैं, राइट। तो अब हमको इसका क्षेत्रफल जो निकालना है वो बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए। कैसे आसान होगा, सबसे पहले तो इसको हमको दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। दो पार्ट में हम कैसे डिवाइड करेंगे, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये पार्ट जो है ये चतुर्भुज है और बाकी का जो पार्ट है, बाकी का पार्ट जो है ये वाला पार्ट, ये क्या है, ये त्रिभुज है। तो अगर मैं ये चतुर्भुज, ये वाला चतुर्भुज और ये वाला त्रिभुज दोनों का अलग अलग निकाल के जोड़ दूं क्षेत्रफल, तो मुझे पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। अभी जैसे चतुर्भुज DOEB में सबसे पहला तो एक त्रिभुज आ गया त्रिभुज DAB, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला है हाफ ऑफ AB इंटू DA। AB ये तो AT है, हम जानते हैं, पहले वाले इसमें देखा है हमने। और DA ये तो T है वैल्यू, और ठीक है, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आराम से निकल गया। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लेंथ इंटू ब्रेड, तो एक जो है वो T होगा, दूसरा जो है U होगा, ये हमने देखा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, देखो ये रहा। तो ये S इज इक्वल टू U इंटू टी प्लस हाफ ऑफ AT इंटू टी, तो ये मिला हमको गति संबंधी दूसरा नियम। ये रहा गति संबंधी दूसरा नियम, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ AT का स्क्वायर। ये क्लियर हुआ आपको। अब जो है हम देखते हैं गति संबंधी तीसरा नियम, विस्थापन वेग संबंध का समीकरण। अब यहाँ पर जो है पिंड द्वारा तय की गई दूरी चतुर्भुज DOEB के क्षेत्रफल द्वारा ज्ञात की जा सकती है। कौन सा क्षेत्रफल बोल रहे हैं, DOEB। इससे पहले भी हमने इसी से निकाला, ठीक है, ये हम देख चुके हैं। अब चतुर्भुज DOEB एक समलंब चतुर्भुज है, अतः समलंब चतुर्भुज के सूत्र का उपयोग करके हम पिंड द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब S जो है वो समलंब चतुर्भुज DOEB का क्षेत्रफल है। तो S जो है वो हाफ ऑफ समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल इंटू समांतर भुजाओं के बीच की लंब की दूरी। तो S इज इक्वल टू हाफ ऑफ समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर है समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसमें समांतर कौन है, ये OD बराबर, ये समांतर भुजा है, रुको
ये देखो यहाँ से, ये जो ओ डी है ये समांतर भुजा है, और समांतर भुजा कौन सी हो गई, बीई, ठीक है ना। ये बीई, ये इन दोनों की भुजाओं की लंबाई का योगफल, तो हमने यहाँ पे जोड़ दिया ओ डी प्लस बीई, और इनटू समांतर भुजाओं के बीच के लंब की दूरी, तो ये इनटू ओ ई, ओ ई कौन है, देखो ओ ई ये है, ये रहा ओ ई, या डी ए, एक ही हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, बराबर, ये हो जाएगा टी। तो सभी जो वेरिएबल्स है उनको सूत्र में अगर हम रखेंगे तो हमको मिलेगा हाफ ऑफ यू वी इंटू टी। अब यहाँ पे जो ए जो वैल्यू था, ए का वैल्यू जो था कितना था, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, तो यहाँ से टी का वैल्यू निकाला है वी माइनस यू अपॉन ए, और इस टी के वैल्यू को जो है, इस टी के वैल्यू को जो है सब्स्टिट्यूट किया गया है यहाँ पर, ओके। तो एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ यू प्लस वी, ये जो टी का वैल्यू है वो कितना निकाला है, वो त्वरण, त्वरण जो है, त्वरण की परिभाषा से हमने इसको निकाला है v माइनस यू अपॉन ए। अब v प्लस यू, v माइनस यू, बराबर, इज इक्वल टू 2 इंटू ए एस हो गया, ये हमारा 2 यहाँ से, ये ए यहाँ से, और ये जो है तिर्यक गुणा करो तो एस साथ में आ जाएगा। तो v प्लस यू, v माइनस यू जो है ये मैथ्स का जो फॉर्मूला है, ए स्क्वायर ए माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू वॉट, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो बिल्कुल वैसे ही v प्लस यू माइनस वी माइनस यू हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो 2as हमको मिलेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये v स्क्वायर जो है u स्क्वायर को 2as की तरफ भेज दिया, तो हमको v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यह गति संबंधी तीसरा समीकरण है। तो हमने क्या क्या देखा बच्चों आज, जो है हमने आज जो है हमने सबसे पहले तो गति के नियम हम चैप्टर नंबर 1 से पढ़ रहे थे। उसके बाद जो मेन चीज हमको आज कवर करनी थी वो थी आलेख का निरीक्षण और गति संबंधी समीकरण, जिसमें आलेख का निरीक्षण में हमने जो है एक समान गति के लिए एक रेखा में होता, एक समान गति के लिए दूरी समय का आलेख देखा। फिर उसके बाद हमने जो है असमान गति के लिए दूरी समय का आलेख देखा, ठीक है। उसके बाद आलेख पद्धति द्वारा हमने गति संबंधी समीकरण देखे। गति संबंधी समीकरण में 3 समीकरण जो सबसे इम्पोर्टेंट है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये जो गति संबंधी समीकरण है, एक रेखा में गतिशील पिंड के विस्थापन वेग त्वरण संबंध में इन समीकरण द्वारा स्थापित किया गया है न्यूटन द्वारा, और हम इन तीनों गति संबंधी समीकरण को हमने एक एक करके आलेख द्वारा जो है डिराइव करके देखा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको सब समझ में आया है। इसी के साथ हमारा ये जो सेशन है यहीं पे खत्म होता है। हेलो हेलो।